आपका और फिर स्वागत है दोस्तों जीएस विद बीएस राजपूत के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है लिपि। क्या है? लिपि है। और ये रोजगार हिंदी स्पेशल बैच की क्लास 8 है। कौन सी क्लास है? हिंदी स्पेशल में जो हमारा बैच चल रहा था, रोजगार हिंदी स्पेशल बैच चल रहा था, उसकी ये 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास आ चुकी हैं और आज की जो क्लास है वो है हिंदी स्पेशल। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कम से कम एक लाइक एक कमेंट तो कर ही सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ जितने भी स्टडी ग्रुप हों उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 62,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। कितनी आ रही हैं? लगभग 62,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं। और ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है कि जो 62,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आ रही है 62,000। और ये उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है जो आज तक नहीं आई इतनी बड़ी। तो आपको इस वैकेंसी में जो इस तरह का सिलेबस होगा यूपी पुलिस का, तो उसमें 37 नंबर की हिंदी होगी। और हम आपको पूरी हिंदी स्पेशल कराएंगे। क्या कराएंगे? पूरी हिंदी कराएंगे, एक एक टॉपिक कराएंगे। आपका गारंटी है और आपने पूरी रोजगार हिंदी स्पेशल की अगर पूरी इसकी जो पूरी क्लास आएगी रोजगार हिंदी स्पेशल की, एक पूरी इसका जितने भी क्लासेस होंगी और आपने वो पूरी देख ली तो गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। आपको बस वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि 37 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपने और प्रत्येक वीडियो देख ली तो 37 में से आप 37 नंबर ला सकते हो, ये गारंटी है। तो आपको प्रत्येक वीडियो पूरी देखनी है। और आज हम बात करेंगे लिपि की। किसकी बात करेंगे? लिपि की बात करेंगे। जो ये लिपि होती है, लिपि की परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक भाषा के अपने एक निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे ABCD में होते हैं ABCD, हिंदी में होते हैं छोटे आ बड़े आ, मतलब छोटा बड़ा, छोटा छोटी छोटू बड़ी, ये होते हैं, ये निश्चित चिन्ह होते हैं। और इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। क्या होती है? प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की क्या है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। क्या है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। तो हम पहले इसकी परिभाषा लगाएंगे। लिपि की परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? परिभाषा में लिखेंगे प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। और उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिंदी भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा में जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये क्या है? ये एक निश्चित चिन्ह है। क्या है? ये एक निश्चित चिन्ह है। और जो हिंदी में कितने निश्चित चिन्ह होते हैं? तो 52। यानी कि जो हिंदी भाषा के वर्ड कितने हैं? 52 है। और वो ही लिपि होते हैं। यानी कि जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। क्या? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कितने चिन्ह हो गए? 52। कितने हो गए? देवनागरी लिपि में। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि देवनागरी लिपि में कितने चिन्ह हैं?
तो देवनागरी लिपि में 52 चिन्ह हैं। कितने हैं? 52 चिन्ह हैं। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये क्या है? ये चिन्ह है और ये देवनागरी लिपि में आते हैं। तो देवनागरी लिपि में 52 चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? 52 चिन्ह होते हैं। और आपको भाषा की लाइन में लिखनी हो तो आप परिभाषा अगर एक लाइन में लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। इसमें ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। कौन सी होती है? एक निश्चित लिपि होती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिपि की परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? अपने निश्चित चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यहाँ पर अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं परिभाषा तो ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। क्या होती है? एक निश्चित लिपि होती है। अब हम पहले लिपि चिन्ह होते हैं, यानी कौन कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि हमको इंपॉर्टेंट है और उसमें कितने चिन्ह हैं, ये हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो सबसे जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है सबसे प्राचीन लिपि। हमको मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? प्राचीन लिपि सबसे किसको मानते हैं? तो ब्राह्मी लिपि को मानते हैं। क्या है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि और रोमन लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि। ये जो 3 लिपि हैं ये काफी इंपोर्टेंट लिपि हैं। आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि में कितने चिन्ह होते हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि में वो कितने चिन्ह होते हैं? तो 64 चिन्ह होते हैं। ब्राह्मी लिपि में कितने चिन्ह होते हैं? 64 चिन्ह होते हैं। आपको एक बल्लान में पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि है उसमें कितने चिन्ह हैं? तो 64 चिन्ह हैं। देवनागरी में कितने हैं? देवनागरी में 52 चिन्ह हैं। और जो ये रोमन लिपि है इसमें कितने हैं? 26। कितने हैं? 26 हैं। देवनागरी लिपि से कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि से बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। और ये रोमन लिपि है इसको हम पूरा बताएंगे। देवनागरी लिपि को, इसका उदय कहाँ से हुआ है, ये कैसे आई है और इसका समय कौन सा है देवनागरी लिपि का, ये हम सब बताएंगे आपको। जो ये रोमन लिपि है, कौन सी है? जो रोमन लिपि है इसमें कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसमें अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है और इसमें चिन्ह होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 चिन्ह होते हैं। और देवनागरी लिपि में 52 चिन्ह होते हैं और ब्राह्मी लिपि में 64 चिन्ह होते हैं। आप इस जल्दी से उतार लें। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि है इसका संविधान में कहाँ पर वर्णन है। इससे पहले हमने आपको बता भी दिया है। इससे पहले जो हमारी क्लास थी 7वीं क्लास थी रोजगार हिंदी स्पेशल बैच की, उसमें हमने आपको हिंदी के जितने भी संवैधानिक फैक्ट हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो हम फिर भी बता देंगे कि जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी किस आर्टिकल में है और क्या क्या है। देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आप जल्दी से उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आपको यही बताएंगे कि जो लिपि हैं तो वो किस साइड से किधर को लेके जाती है, यानी कैसे लेके जाती है, बाएं से दाएं लेके जाती हैं या फिर दाएं से बाएं लेके जाती हैं। तो हम आपको प्रत्येक लिपि बताएंगे कि कौन सी लिपि किस तरफ से
लिखी जाती है और उसमें कौन सी भाषाएं आती हैं। तो हम बात करेंगे पहले देवनागरी लिपि की। किसकी? देवनागरी लिपि की। जो ये देवनागरी लिपि है, जो हमारी हिंदी भाषा है, कौन सी है? जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। और जो ये देवनागरी लिपि है इसको हिंदी की मानक लिपि भी कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की मानक लिपि कौन सी है, तो वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी की मानक लिपि। तो ये हिंदी की जो मानक लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी का उदय हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जो ब्राह्मी लिपि है उससे देवनागरी लिपि का उदय हुआ है, ये आपको लिखना है। और जो ये देवनागरी लिपि है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किस आर्टिकल में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि क्या देवनागरी लिपि को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो हाँ, जो ये देवनागरी लिपि है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जो ये देवनागरी लिपि है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। क्या है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जो हमारी ये देवनागरी लिपि है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और जो ये देवनागरी लिपि है, क्या है? देवनागरी लिपि है ये संविधान के आर्टिकल 243 में, 343 में है। किसमें है ये? 343 में देवनागरी लिपि का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। इनसे क्या क्या इफेक्ट बने? हिंदी की मानक लिपि क्या है? देवनागरी। क्या संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है देवनागरी लिपि को? तो हाँ, संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है इसको। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 343 में है। यानी देवनागरी लिपि आपसे पूछ रहे किस आर्टिकल में है, तो 343 आर्टिकल में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो ये देवनागरी लिपि है इसका उदय कहां से और इसका समय क्या है, ये देखेंगे। तो जो देवनागरी लिपि की क्या है? जनक प्रणाली, हम इसको देखेंगे। देवनागरी लिपि की जनक प्रणाली क्या है? देवनागरी लिपि की जनक प्रणाली, जो सबसे पहले लिपि थी वो कौन सी थी? आदि लिपि थी। और इसमें भी आपको पता चलेगा कि जो ब्राह्मी लिपि है वो कहां से आई है। ये सबसे पहली लिपि थी आदि लिपि। क्या है? आदि लिपि। आदि लिपि के बाद जो लिपि आई है वो कौन सी आई है? तो सिनाई। क्या कौन सी लिपि आई है? सिनाई लिपि आई है। जो ये देवनागरी लिपि है वो जो ये आदि लिपि है, आदि लिपि किसकी जननी है? तो सिनाई लिपि की, ये आपको याद रखनी है। और जो सिनाई लिपि है ये है ब्राह्मी लिपि की जननी। यानी कि और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो ब्राह्मी लिपि है उसकी जननी कौन है, तो सिनाई लिपि है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको यूट्यूब की दुनिया में बता रहा हूं गारंटी से कि ये चीजें आपको पढ़ाई ही नहीं गई होंगी। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसकी जननी कौन है, तो कौन है? सिनाई लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि की जननी है सिनाई लिपि, तो यानी कि यहां पर ब्राह्मी लिपि आएगी। ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि है। और गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि है। और नागरी लिपि के बाद आती है देवनागरी लिपि। तो इसके बाद कौन सी लिपि आएगी? गुप्त लिपि आएगी। और गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि आएगी। कौन सी आएगी? नागरी लिपि।
और जो नागरी लिपि है कौन सी है, जो ये नागरी लिपि है ये जन्मी मानी जाती है देवनागरी लिपि की। जो ये देवनागरी लिपि है इसकी जननी कौन है, तो नागरी लिपि है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, अगर आपको ये ब्राह्मी लिपि ना दे और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि देवनागरी लिपि की जननी कौन है, इसको ना दे ब्राह्मी लिपि को, तो आप किसको लगाओगे, नागरी लिपि को लगाओगे। किसको लगाओगे, नागरी लिपि को लगाओगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब की दुनिया में इस चीज को कोई नहीं बताएगा कि देवनागरी लिपि की, जो देवनागरी लिपि कहां से आई है, तो वो नागरी लिपि से आई है। कहां से आई है, नागरी लिपि से आई है, यानी कि नागरी लिपि से इसका विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। और क्योंकि यहां से जो इसका सब मतलब ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी से गुप्त लिपि हुई, गुप्त से नागरी लिपि हुई और नागरी लिपि से हुई देवनागरी लिपि, तो इसलिए देवनागरी लिपि की जो जननी कहा जाता है उसे ब्राह्मी लिपि को भी हम क्या देते हैं। और ब्राह्मी लिपि के बाद तो गुप्त लिपि भी आई है, उसके बाद नागरी लिपि आई है और उस नागरी लिपि से बनी है देवनागरी लिपि। तो जो एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि देवनागरी लिपि की जननी कौन है, तो वो कौन है, देवनागरी, वो नागरी लिपि है। यानी कि जो इसकी जननी है, यानी कि जो असली मतलब कहते हैं ना एक असली जननी, तो देवनागरी लिपि की जो असली जननी है वो है नागरी लिपि। कौन सी है, नागरी लिपि है। और नागरी लिपि की कौन जननी है, गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि की है ब्राह्मी लिपि। तो आपको ये पूरा देखना है, ये क्या है, ये देवनागरी लिपि की ये एक क्या कहते हैं जनक प्रणाली है, यानी कि जननी है ये। तो सबसे पहले आदि लिपि थी, आदि लिपि के बाद सिनाई लिपि आई, फिर उसके बाद ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपसे अगर ऑप्शन में ये है तो फिर आपको यही लगानी है ब्राह्मी लिपि। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपको ये देवनागरी लिपि लगानी है, वो नागरी लिपि। कौन सी लगानी है, नागरी लिपि लगानी है। लेकिन सबसे पहले जो प्योरिटी देंगे, मतलब सबसे पहले जो एकदम सही आंसर होगा, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आपको ब्राह्मी ही लिपि लगानी है, क्योंकि यही ज्यादा पूछ जाती है। अगर ये नहीं है तब आपको नागरी लिपि को लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। और हम अभी इसकी देवनागरी लिपि की जो समय अवधि है उसको देखेंगे। देवनागरी लिपि, जो ये देवनागरी लिपि है इसकी जो समय अवधि है, क्या है, समय अवधि। तो इसकी जो समय अवधि है आपको, ये यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई देवनागरी लिपि की समय अवधि नहीं बता सकता, ये गारंटी है। जो ये देवनागरी लिपि है इसका कोई समय अवधि नहीं बता सकता यूट्यूब की दुनिया में पूरे में। और ये हम बता रहे हैं आपको, तो पूरी वीडियो आपको पूरा एकदम कंसेप्ट से देखना है। और हम कभी एकदम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, एक एक इंपोर्टेंट पढ़ाएंगे, प्रत्येक चीज पढ़ाएंगे, तो आपको ये प्रत्येक चीज देखनी है। तो ये देवनागरी लिपि की जो हिंदी है वो समय है, तो वो क्या है, इसके दो समय हैं। क्या है, इसके दो समय हैं। एक तो इसका पूर्व संकेत, जो इसके पूर्व संकेत हैं वो हमको प्रथम शताब्दी ईस्वी, मतलब प्रथम शताब्दी में मिले थे। किसमें मिले थे, प्रथम शताब्दी ईस्वी में मिले थे। यानी कि अगर आपसे पूछ रहे कि देवनागरी लिपि के पूर्व संकेत, यानी कि पहले कुछ संकेत मिल जाते हैं, तो वो कब मिले थे, तो वो मतलब जैसे एकदम स्टार्ट हुई है, ऐसे जो ये देवनागरी लिपि है, हम कहते हैं कि हिंदी 1000 से स्टार्ट होती है, लेकिन हिंदी का जो मानक समय है वो 1100 माना जाता है। तो वैसे ही देवनागरी लिपि का जो स्टार्टिंग हुई है वो कौन सी शताब्दी से हुई है, तो वो पहली शताब्दी से हुई है। कहां से हुई है, प्रथम शताब्दी से हुई है। देवनागरी लिपि की शुरुआत कहां से हुई है, प्रथम शताब्दी से हुई है। लेकिन इसका जो प्रचलन रूप है और एकदम पूरी तरह से ये फैल गई। जैसे हिंदी का मानक समय कौन सा माना जाता है, 1100 ईस्वी माना जाता है मानक समय।
वैसे ही यह पूरी तरह प्रचलन में आ गई, यानी कि देवनागरी लिपि पूरी तरह प्रचलन में कब आई, तो यानी कि इसका आधुनिक रूप क्या है, यानी कि आधुनिक समय क्या है, तो इसका आधुनिक जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिंदी स्टार्टिंग होती है, तो वो जो हिंदी की स्टार्टिंग होती है वो 1000 ईस्वी से मानते हैं हम। कहाँ से मानते हैं? 1000 ईस्वी से। तो देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो आपको पता होगा कि जो आधुनिक समय है इसका, तो वो 10वीं शताब्दी से है। लेकिन इसका जो संकेत यानी कि इसका प्रारंभ कहाँ से हो चुका था, तो पहली शताब्दी से इसका प्रारंभ हो चुका था, लेकिन तब ये प्रचलन में नहीं थी ज़्यादा। जैसे हिंदी 1000 ईस्वी में स्टार्ट हुई तो तब इतनी प्रचलन नहीं थी, तो इसलिए हिंदी का जो मानक समय माना जाता है वो 1100 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है? 1100 ईस्वी माना जाता है। तो ऐसे ही देवनागरी लिपि का जो एक प्राचीन समय मानेंगे, यानी प्राचीन क्या मतलब जो प्रचलन समय मानेंगे, वो कौन मानेंगे? 10वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से प्रचलन में आ गई थी। ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, ये और ये पूरा इसका जनक प्रणाली है, ब्राह्मी लिपि की पूरी जनक प्रणाली है, ये समय अवधि है, काफी इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्राह्मी लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। इसका जल्दी से आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो देवनागरी लिपि में काफी इंपोर्टेंट भाषाएं हैं, तो आपको सभी भाषाएं याद करनी है। आपसे पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं आती है, या फिर तीन ऑप्शन कोई और दे के चौथा ऑप्शन दे दे कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा आती है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो देवनागरी लिपि है कौन कौन सी भाषाएं आती है देवनागरी लिपि में? हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, अवधी, कोंकणी, गढ़वाली, सिंधी, कश्मीरी, बोडो, भोजपुरी, मैथिली और संथाली, ये इंपोर्टेंट भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी है? मराठी, नेपाली, अवधी, कोंकणी, कोंकणी बात मैंने कि आपको क्या बताई थी? गढ़वाली, सिंधी, कश्मीरी, गढ़वाली, सिंधी, कश्मीरी और बोडो भाषा, भोजपुरी भाषा, और कौन सी है? और मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, कौन सी है? मैथिली और संथाली। ये इंपोर्टेंट भाषा है, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको डालना है इंपोर्टेंट कि जो देवनागरी लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, अवधी, कोंकणी, गढ़वाली, सिंधी, कश्मीरी, बोडो, भोजपुरी, मैथिली और संथाली, ये काफी इंपोर्टेंट भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। और देवनागरी लिपि है इसमें कितने चिन्ह हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो देवनागरी लिपि है इसमें 52 चिन्ह हैं। कितने हैं? 52 चिन्ह हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो देवनागरी लिपि में कितने चिन्ह हैं? 52 हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो ये इतनी सारी भाषाएं आती हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, अवधी, कोंकणी, गढ़वाली, सिंधी, कश्मीरी, बोडो, भोजपुरी, मैथिली और संथाली, ये काफी इंपोर्टेंट भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देवनागरी लिपि के बारे में कुछ कथन हैं तो हम आपको बताएंगे, और देवनागरी लिपि के बारे में कुछ स्मृतियां भी बनी हैं
क्या बनी है, कुछ सम्मतियां भी बनी हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी लिपि किस तरफ लेके जाती है, लेकिन किस बाएं से दाएं लेके जाती है या फिर दाएं से बाएं लेके जाती है। तो देवनागरी लिपि में एक सुधार समिति बनी थी। कब बनी थी? देवनागरी लिपि में सुधार समिति बनी थी। लेकिन हम उससे पहले जो नागरी लिपि है, यानी जो देवनागरी लिपि की जननी है नागरी लिपि, कौन सी? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के ऊपर, मतलब नागरी लिपि में सुधार के लिए एक समिति बनी थी, नागरी लिपि सुधार समिति। इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नागरी लिपि सुधार समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और आपको इसके अध्यक्ष याद रखने हैं। क्या रखना है? अध्यक्ष। ये काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, आपको अध्यक्ष याद रखना है। तो अध्यक्ष कौन है? काका कालेकर। कौन है? काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर हैं। ये आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है कि जो नागरी लिपि सुधार समिति है, ये 1935 में लिपि लिखी गई थी, मतलब 1935 में आई थी। इसके अध्यक्ष हैं काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर। और ये देवनागरी लिपि किसकी जननी है? तो देवनागरी लिपि की है। हम बात करेंगे देवनागरी लिपि सुधार समिति के बारे में। किसके बारे में? देवनागरी लिपि सुधार समिति के बारे में। और ये समिति बनी थी, तो ये समिति बनी थी, ये 1947 में बनी थी। कब बनी थी? 1947 में बनी थी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये तो इंपोर्टेंट है ही है कि देवनागरी लिपि कब बनी, देवनागरी लिपि सुधार समिति कब बनी थी? 1947 में बनी थी। और ये किसने बनाई थी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें सुझाव दिया गया था। तो इसमें सुझाव क्या दिया गया था? तो जो सुझाव दिया गया था वो मात्रा व्यवस्था में, अनुस्वर में, अनुनासिक में के कुछ संशोधन में इसका सुधार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो देवनागरी लिपि है, इसके बारे में कुछ कथन है। क्या है? कथन है। और वो कथन किसने कहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। हमारे 3 स्टेटमेंट हैं, यानी कि ये 3 कथन है हमारे जो हिंदी देवनागरी लिपि के बारे में हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि हमारे सारे देश के लिए, यदि, पहला कथन क्या है? यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना लें तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। ये कथन किसका है, यानी कि स्टेटमेंट किसका है? यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना लें, किसको अपना लें? देवनागरी लिपि को अपना लें तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है विनोबा भावे का। किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? विनोबा भावे का है। और ये काफी इंपोर्टेंट है। विनोबा भावे, यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना लें तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये विनोबा भावे ने कहा था। किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। हमारा अगला स्टेटमेंट है, देवनागरी लिपि को विश्व लिपि के रूप में कौन देखना चाहता था? ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि देवनागरी लिपि को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। तो कौन चाहते थे? ये भी, इसमें भी कौन आएगा? विनोबा भावे आएंगे। विनोबा भावे, ये आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि को
विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। तो कौन चाहते थे? विनोबा भावे विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। किसको? देवनागरी लिपि को। ये आपको याद रखना है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितनी काम देगी, क्या है? हिंदी भाषा जितना काम देगी, क्या है? हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी विनोबा भावे का स्टेटमेंट है। किसका है? विनोबा भावे का। किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये भी विनोबा भावे का है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों हैं, ये किसने कहे? विनोबा भावे ने कहे। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी लिपि को अपना लें, किसको? देवनागरी लिपि को अपना लें तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये किसने कहा था? ये विनोबा भावे ने कहा था। दूसरा है, देवनागरी लिपि को विश्व लिपि के रूप में कौन देखना चाहते हैं? तो विनोबा भावे देखना चाहते हैं। अगला है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम कौन देगी? देवनागरी लिपि दे सकती है। ये किसने कहा था? ये भी विनोबा भावे ने कहा था। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। आप इंपॉर्टेंट डाल लें जो कि आपको याद करने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो हमारा अलग आगे बताएंगे हम कि कौन सी लिपि किस साइड से लिखी जाती है, कौन सी लिपि दाएं से लिखी जाती है, कौन सी लिपि बाएं से लिखी जाती है, हम ये आपको बताएंगे। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कि कौन सी लिपि किस साइड से लिखी जाती है। तो जो देवनागरी लिपि है, कौन सी? देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि है, हम इंपोर्टेंट ही लिपि बनाएंगे कि कौन सी लिपि किस साइड से लिखी जाती है। तो ये जो देवनागरी लिपि है ये किधर से लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं तो हम ये किधर को लिख रहे हैं? अभी जो हमने लिखा था तो हम ऐसे तो लिखते हैं, इधर से इधर को, किधर को? इधर को तो लिखते हैं। तो इसलिए हम बाएं से दाएं लिखते हैं। बाएं से दाएं लिखते हैं। और जो फारसी लिपि है, कौन सी? फारसी लिपि, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये जो फारसी लिपि है कि जो हिंदी भाषा है उधर से इधर को लिखी जाती है। और जो फारसी भाषा है इसमें उर्दू लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। हमने आपको बता दिया है। जो फारसी लिपि है, जो फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा लिखी जाती है। और ये किधर से किधर को लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये किधर से किधर को लिखी जाती है? दाएं से बाएं, यानी कि इधर को लिखी जाती है। ये हिंदी से पीछे, हिंदी से उल्टी लिखी जाती है, यानी कि हिंदी के ये विपरीत लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं से बाएं लिखी जाती है और हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि हिंदी इधर को लिखी जाती है और ये इधर को लिखी जाती है, यानी कि उल्टी लिखी जाती है। एक है कैथी लिपि। कौन सी है? कैथी लिपि है। जो कैथी लिपि है ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैथी लिपि किस तरह से किधर लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। और एक और है रोमन लिपि। कौन सी है? रोमन लिपि। ये हमने आपको बता दिया था। तो रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। और जो हम रोमन लिपि को लिखते हैं तो हिंदी की तरह ही लिखते हैं। किसकी तरह लिखते हैं? हिंदी की तरह। तो ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर से किधर को लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। इधर से ये इधर को ही लिखी जाती है। इसके बाद आती है खरोष्टी लिपि। कौन सी आती है? खरोष्टी लिपि आती है।
खरोष्टी लिपि है, ये दाएं से बाएं लगी जाती है, ये उर्दू की तरह लगी जाती है। ये कैसे लगी जाती है? उर्दू की तरह, दाएं से बाएं। ये आपको चिन्ह याद रखने हैं, ये वाले जो हमने बनाए हैं। जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं यानी कि ऐसे लगी जाती है, इधर को लगी जाएगी। जो फारसी लिपि है यानी कि जो उर्दू भाषा लगी जाती है वो दाएं से बाएं लगी जाती है, यानी कि पीछे से आगे को लिखी जाती है, और हिंदी भाषा आगे से पीछे को लिखी जाती है। और जो कैथी लिपि है वो भी हिंदी की तरह यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो रोमन लिपि यानी जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो उसको भी हम बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी अंग्रेजी को भी तो बाएं से दाएं लिखते हैं। और जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपको आप लोग ये भी लिख सकते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये भी बाएं से दाएं, और ये दाएं से बाएं। ये आपको याद करने हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ये पूछे भी जा सकते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे कि देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि किसको लिखी जाती है, यानी सीधे पूछ भी सकता है कि उर्दू भाषा है वो किधर से किधर को लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं को लिखी जाती है। कैथी लिपि, रोमन लिपि और खरोष्टी लिपि, ये हमने आपको बता दिया है। सभी आपको हमने ये बता दिए हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट भी हैं, ये आपको याद भी करने हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी आज की क्लास। लिपि से हमने आपको लिपि के बारे में, लिपि यानी जो देवनागरी लिपि है उसका हमने जन्म भी बना दिया, उसकी जनक प्रणाली बता दी कि जो देवनागरी लिपि है उसका कैसे जन्म हुआ है। देवनागरी लिपि के बारे में कितनी संधियाँ घटित हुई हैं, उसके बारे में कथन, जो स्टेटमेंट किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, और जो लिपि है वो किधर से किधर को लिखी जाती हैं, लिपि की परिभाषा, लिपि के चिन्ह, और लिपि के संविधान में कौन से आर्टिकल में है, ये हमने आपको सब बता दिया है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। अब ब्राह्मी लिपि ऑप्शन में नहीं है तो आपको नागरी लिपि लगाना है। क्या लगाना है? नागरी लिपि। हमने ये आपको टोटल वीडियो पूरा बता दिया है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और अपने दोस्तों में लगभग आपको 4 दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हों उनको भी फायदा हो, वो भी आपके यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्पेशल यूपी प्लस का बैच चल रहा है, रोजगार हिंदी स्पेशल, क्योंकि आपको पता है 37 नंबर की हिंदी आनी है। तो हम जब तक आपका पेपर होगा तो हम आपको हिंदी पूरी कंप्लीट करा देंगे, लगभग 1 से 2 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको प्रत्येक वीडियो पूरी देखनी है। धन्यवाद।